हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी वीकली करंट अफेयर क्लासेस। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे पिछली क्लास के टॉपिक्स के रिवीजन से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में हिम डाटा पोर्टल लॉन्च। तो हिम डाटा पोर्टल लॉन्च हुआ था तो उसमें किसकी हेल्प ली थी हमने? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की हेल्प ली थी और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की हेल्प ली थी। साथ में जो हिम डाटा पोर्टल था उसमें आपको जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे था कि जुलाई 2023 में जो हिम परिवार प्रोजेक्ट है वो लॉन्च होगा और हिम परिवार प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की जो फैमिलीज हैं उनको एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाएगा। और जो इसमें हिम परिवार प्रोजेक्ट में किससे रिलेटेड डिटेल्स होगी? आपकी राशन कार्ड से रिलेटेड डिटेल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और साथ ही साथ आपकी जो फैमिली के रजिस्टर है उससे रिलेटेड डिटेल्स होंगे। नेक्स्ट जो न्यू सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे मिस्टर प्रवीण सूद, तो वो आपके कांगड़ा हमीरपुर से कांगड़ा परागपुर से बिलोंग करते हैं और परागपुर जो आपका इंडिया का फर्स्ट हेरिटेज विलेज है। और ये कब डिक्लेयर हुआ था फर्स्ट हेरिटेज विलेज? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1997 को। और इसके बाद सीबीआई के बारे में जानना था हमें कि जो सीबीआई है ना तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट ये जो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग पावर है ये कहाँ से ड्राइव करती है? तो ये जो अपनी सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेटिंग पावर ड्राइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से जो सीबीआई अपनी पावर एस्टेब्लिश करता है। अब जो सीबीआई है वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो फॉर्म हुआ था? तो ये हुआ था सिंथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और सीबीआई कब फॉर्म हुआ था? तो ये आपका 1963 में फॉर्म हुआ था, ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो सीबीआई की जो अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर की, तो उन्हें कौन अपॉइंट करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए? तो जो सीबीआई को अपॉइंट करते हैं वो 3 मेंबर कमेटी होती है। उसमें फर्स्ट मेंबर आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सेकंड मेंबर आपके उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। अगर इन केस अपोजिशन लीडर नहीं है तो जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी उसके लीडर को सेकंड मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। और थर्ड आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज जो हैं वो इसके तीसरे मेंबर होंगे। नेक्स्ट हमने फिर इसमें जो इनका जो सीबीआई डायरेक्टर है इनका जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर की इनको सिक्योरिटी टेन्योर मिलता है। और ये कौन से एक्ट के अंदर है? तो ये सीबीसी एक्ट 2003, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और जो एक सीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये सीबीसी आपका कब फॉर्म हुआ था? तो सीबीसी आपका 1964 में फॉर्म हुआ था। और सीबीआई जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने थर्ड पढ़ा था 2D मेटा मटेरियल के लिए। जो 2D मेटा मटेरियल है ये किसने इसको इंट्रोड्यूस करा? तो इसको आईआईटी मंडी ने इंट्रोड्यूस करा। और किसने इंट्रोड्यूस करा कि जो ये 2D मेटा मटेरियल है इससे जो है हम इसका यूज करेंगे अगर ये सक्सेसफुल रहता है, ये जो भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है 2D मेटा मटेरियल वाला, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाएंगे। और फिर इसका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था जिसमें आपके कंक्रीट बिल्डिंग थी उसके, और दूसरी तरफ आपकी एक जो है मेटा मटेरियल फाउंडेशन वाली बिल्डिंग थी। और फिर उस पर जब अर्थक्वेक वाली वेव्स आई तो उसमें क्या हुआ कि जो कंक्रीट फाउंडेशन वाली बिल्डिंग थी उसमें लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपने जो नोटिस की गई। बट जो आपकी 2D मेटा मटेरियल वाली वो फाउंडेशन वाली बिल्डिंग थी तो उसमें बहुत ही लेस जो वाइब्रेशंस जो है वो रिकॉर्ड की गई। तो ये अर्थक्वेक जो रेजिस्टेंट बिल्डिंग है उनको बनाने के लिए 2D मेटा मटेरियल को जो है इंट्रोड्यूस करा। और ये किसने करा? ये आईआईटी मंडी ने करा। और मेटा मटेरियल क्या है? तो मेटा मटेरियल्स आपके जो हैं आर्टिफिशियल क्राफ्ट मटेरियल्स हैं जो इतनी मतलब इस तरह से इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि वो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे उनको वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में जो है हम इन मेटा मटेरियल्स का
बिल्डिंग बनाने में यूज कर सकते हैं। फोर्थ हमारा था कि हिम केयर स्कीम के बारे में। जो हिम केयर स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 2019 को, और जब इसको 2019 में लॉन्च किया तो उसमें क्या बेनिफिट, और उसके बाद इसको जो है एचपी गवर्नमेंट ने कब ओवरटेक करा, तो एचपी गवर्नमेंट के अंडर जो ये एलएसली हाउस आया था 1967 में, और अभी न्यू सेक्रेटरी बिल्डिंग की इनॉग्रेशन हो गई है। और इसके बाद हमने एचपीसीएल के बारे में पढ़ा था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है एक इथेनॉल प्लांट सेटअप कर रहा है। तो वो एक इथेनॉल प्लांट कहाँ सेटअप कर रहा है, तो वो आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेटअप हो रहा है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में कहाँ सेटअप हो रहा है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में जीतपुर बहेरी में जो आपका इथेनॉल प्लांट सेटअप हो रहा है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपका एक और पार्क सेटअप हो रहा है, दैट इज बल्क ड्रग पार्क। वो भी आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में हरोली में सेटअप हो रहा है। और ऊना डिस्ट्रिक्ट से वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो भी उसकी भी इनॉग्रेशन की गई। तो ऊना से लेकर आपकी न्यू दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस की भी इनॉग्रेट किया गया। तो आपको ये याद रखना है, वंदे भारत एक्सप्रेस ऊना डिस्ट्रिक्ट, और आपका बल्क ड्रग पार्क ऊना डिस्ट्रिक्ट, और साथ ही साथ इथेनॉल प्लांट सेटअप बाय एचपीसीएल। और ये भी आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है इथेनॉल प्लांट, जीतपुर बहेरी में। और नेक्स्ट एआई रिसर्च सेंटर जो है शूलिनी यूनिवर्सिटी में सेटअप होगा। और जो आपकी शूलिनी यूनिवर्सिटी है ये आपकी कसौली हिल्स में है, और कसौली हिल्स आपकी कहाँ है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सुकेती फॉसिल पार्क के बारे में, कि आजादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड एक इवेंट हुआ, और जो इवेंट है वो आपका हिमाचल की कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सिरमौर में कहाँ हुआ, सुकेती फॉसिल पार्क में। और जो सुकेती फॉसिल पार्क है इसको अभी लास्ट ईयर 2022 में जो है जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट जो है इंक्लूड किया गया। और अभी हमारे पास टोटल इंडिया में कितनी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, तो हमारे पास अभी टोटल 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। और ये जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है इनको कौन डिक्लेयर करता है, तो इनको डिक्लेयर करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर। तो ये लास्ट क्लास का एक रिवीजन था कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास से। इस वीक के जो करंट अफेयर्स हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीगलाइजिंग कैनाबिस इन हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश अभी प्लान कर रही है कि वो जो कैनाबिस की कल्टीवेशन है यानी भांग की खेती, उसकी जो कल्टीवेशन है उसको वो लीगलाइज करेगी। और ये लीगलाइज क्यों हो रहा है, इससे पहले इंडिया की कौन सी स्टेट ने डिसाइड करा कि वो कैनाबिस की कल्टीवेशन को लीगलाइज करेंगे, तो ये हम जानेंगे। फिर कैनाबिस कल्टीवेशन से स्टेट को क्या बेनिफिट होगा और लोगों को क्या बेनिफिट होगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के बारे में। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है वो हाल ही में न्यूज़ में क्यों था, उसकी हिस्ट्री क्या है, और उसमें अभी प्रेजेंट टाइम में उसका स्टेटस क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे हम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर माई सीएम माई प्राइड इनिशिएटिव। माई सीएम माई प्राइड इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है और ये क्या इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इज कुल्लू के एक पेंटर हैं, उनका जो वर्क है या उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो डिस्प्ले हुई न्यूयॉर्क में, तो उनके बारे में जानेंगे। और न्यूयॉर्क में वो डिस्प्ले क्यों हुई और कौन वो पेंटर हैं, उनका नाम क्या है, उनके बारे में जानेंगे। और क्या उनका काम है उसके बारे में जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी क्या थीम्स उनकी पेंटिंग की, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है फिर बेंटनी कैस्टल के बारे में कि ये न्यूज़ में क्यों था, इसकी क्या हिस्ट्री है, और ये किसका समर रेजिडेंस था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के राजा का ये समर रेजिडेंस था बेंटनी कैस्टल, तो इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम नेचुरल फार्मिंग हिमाचल प्रदेश में पहले तो नेचुरल फार्मिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर हिमाचल प्रदेश में जो नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड कोई स्कीम इम्प्लीमेंट या स्कीम्स का स्टार्ट हुई है तो हम उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट चीज इंटरप्रिटेशन सेंटर सेटअप हुआ है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप हुआ है और उस डिस्ट्रिक्ट की कौन सी एरिया में सेटअप हुआ है, और इस इंटरप्रिटेशन सेंटर का क्या काम है, तो
ये सब जानेंगे। नेक्स्ट इज शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जो शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और इसका जो है अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों था, और हमारे लिए एग्जाम से रिलेटेड जो भी इतने टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है या इससे रिलेटेड जो भी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, मैटर्स होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये न्यूज़ में क्यों थे, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक इज लीगलाइजिंग ऑफ कैनाबिस इन हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो कैनाबिस की कल्टीवेशन को लीगलाइज करेंगे। अब वो लीगलाइज जो कैनाबिस की कल्टीवेशन को लीगलाइज कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? देखो, इसके हमारे पास जो रीजन है वो क्या है। फर्स्ट रीजन है जो कैनाबिस है उसका हमारे लिए मेडिसिनल यूज है। सेकेंड हमारे पास कैनाबिस का लीगलाइज करेंगे। अब जो कैनाबिस को लीगलाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ हिमाचल गवर्नमेंट लीगलाइज कर रही है, इससे पहले किसी स्टेट ने लीगलाइज करा है? तो हाँ, वो लीगलाइज कर रहा है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है जिसने कैनाबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज करा है। और ये कब लीगलाइज किया गया था? तो ये लीगलाइज किया गया था, उत्तराखंड ने इसको लीगलाइज करा था उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड इंडिया की फर्स्ट स्टेट है जिसने कैनाबिस को लीगलाइज करा था। और ये कब लीगलाइज करा था? तो ये 2017 में लीगलाइज करा था। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पोर्टेंट है। और जो कंट्रोल्ड कल्टीवेशन है कैनाबिस की, तो वो आपकी कौन कौन सी स्टेट्स में होती है? जो कंट्रोल्ड कल्टीवेशन है कैनाबिस की, तो वो आपकी होती है गुजरात में, यूपी में। तो इन स्टेट्स में जो है आपकी वो कंट्रोल्ड कल्टीवेशन होती है कैनाबिस की। तो ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो कैनाबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज करेंगे, जिससे जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा फॉर बूस्टिंग रेवेन्यू एंड इकोनॉमी। ठीक है। और इसके लिए जो एक 5 मेंबर कमेटी बनेगी, और जो 5 मेंबर कमेटी है वो जो स्टेट के जो भी जहाँ पे उन एरियाज को विजिट करेगी जहाँ पे कैनाबिस कल्टीवेशन होती है, और 1 मंथ के अंदर रिपोर्ट बनाएगी, और फिर उसके बेस पे आगे की जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे कि कैनाबिस को लीगलाइज करना है या नहीं करना है, अगर करेंगे तो किस तरह से हमें लीगलाइज करना है। अब जानते हैं हम कैनाबिस के बारे में। तो कैनाबिस क्या है? मोर अबाउट कैनाबिस। तो जो कैनाबिस है, कैनाबिस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ 3 प्लांट्स। जो कैनाबिस है वो आपके 3 प्लांट्स का एक ग्रुप है। तो उसमें से कौन कौन सी वो प्लांट्स हैं? तो वो आपके प्लांट्स है कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस इंडिका और कैनाबिस रुड्रालिस। ये आपको याद रखना है, कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस इंडिका एंड थर्ड वन इज कैनाबिस रुड्रालिस। तो कैनाबिस इज ए ग्रुप ऑफ 3 प्लांट्स, कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस इंडिका और कैनाबिस रुड्रालिस। और इसके बाद जो कैनाबिस का एक सोर्स ये भी है कि कैनाबिस जो है एक
सोर्स है बायोमास का, फाइबर का और ओलिव ऑयल का। तो इसलिए जो है हाई वैल्यू ऑयल का, तो कैनाबिस जो है एक सोर्स है आपका बायोमास का और फाइबर का और हाई वैल्यू ऑयल का। तो इसलिए भी जो है कैनाबिस का जो है यूज जो है काफी ज्यादा इन फील्ड्स में किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज है, मेडिसिनल यूज है और साइंटिफिक यूज है। उसके बाद आपको जो कुछ ऐसी कैंसरस डिजीजेज होती हैं, तो वहां पे भी जो है हम कैनाबिस का यूज करते हैं। अल्जाइमर के लिए और इसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए यूज करते हैं और एपिलेप्सी के लिए करते हैं। और जो भी कैंसर डिजीजेस है तो उनको ट्रीट करने के लिए भी हम जो है इस कैनाबिस का मेडिकल फील्ड में यूज होता है। और कैनाबिस में एक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसका नाम है कैनाबिस में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है वो कैनाबिस का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और जो कैनाबिस का जो इसमें इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ यूजेस टू ट्रीट डिजीजेस लाइक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एपिलेप्सी और टू डील विद सम कैंसरस डिजीजेस। तो इसलिए भी जो है हम कैनाबिस का इस फील्ड में भी यूज है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिसाइड करा है कि जो कुछ लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर्स हैं और जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं सिर्फ उनको अलाउ है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कैनाबिस एक्सट्रैक्ट को। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो आयुष दैट इज आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आयुष यहाँ पे आपका A stands for Ayurveda, Y stands for Yoga and Naturopathy, and this U stands for Unani, and this S is Siddha, and H stands for homeopathy. Ayush, A for Ayurveda, Y for Yoga and Naturopathy, U for Unani, S for Siddha and H for homeopathy. अब जो कैनाबिस है वो कौन से एक्ट के अंडर आता है? तो कैनाबिस आता है अंडर एक्ट एनडीपीएस एक्ट। जो एनडीपीएस एक्ट है इट इज नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट हैं। पोजेशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और यूज परचेज और सेल भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टेट को पावर मिली है ये एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 10A(3) के अंडर मिली है। तो इसलिए जैसे कि उत्तराखंड स्टेट ने जो है इसी एक्ट और इस सेक्शन के थ्रू जो है कैनाबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज करा, तो सेम हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह से लीगलाइज जो है कैनाबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज करने के बारे में सोच रही है। और इसके बाद जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो कैनाबिस कल्टीवेशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए मैक्सिमम वहां पे जो कैनाबिस का यूज हो रहा है। और यहाँ पे जो एनडीपीएस एक्ट है तो इसके अंदर हमने जो एक बॉडी क्रिएट की है वो कौन सी बॉडी है? तो आपका जो एनडीपीएस एक्ट कौन सी ईयर में आया? ये 1985। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एनडीपीएस एक्ट 1985। तो इस एक्ट के
अंडर जो है आपका नेशनल, इसका एक्ट के अंडर जो है आपका एनसीबी, दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सेटअप किया गया था। और इसको कब सेटअप किया गया था? तो इसको सेटअप किया गया था 1986 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? तो ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है अंडर कौन से एक्ट के अंडर सेटअप किया गया था? एनडीपीएस एक्ट 1985। और कब इसको सेटअप किया गया था? 1986 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो न्यू दिल्ली में है। और अब जो इस एक्ट के हमें बेनिफिट क्या है? अगर इन केस ये लीगलाइज हो जाता है, कैनबिस कल्टीवेशन लीगलाइज हो जाती है, तो इससे जो एचपी गवर्नमेंट है और एचपी के जो सिटीजन हैं उनको क्या फायदा मिलेगा? नंबर 1 दैट इज गवर्नमेंट एनर्जेटिक, लोगों को वार्म और एनर्जेटिक बनाने के लिए भी एक डिश बनती है। और वो किससे बनती है? कैनबिस सीड से। तो इसकी जो है कैनबिस की जो है कलनरी इंपॉर्टेंस भी है। ओवरऑल बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर हम इसको लीगलाइज कर देंगे तो जॉब क्रिएशन हो जाएगी, ह्यूमन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्रीज करेंगे। तो इसलिए इसकी जो ओवरऑल बेनिफिट है, मेडिकल फील्ड में भी इसका बेनिफिट है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका बेनिफिट है, इकोनॉमी में भी इसका बेनिफिट है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल भी इसका बेनिफिट है। और ट्रेडिशनली भी जो है कैनाबिस सीड्स को जो है कुछ एरियाज में यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ फुटवेयर हो गए, आपके मैट्स हो गए, रोप्स हो गए, तो उसमें बनाने भी अगर कैनबिस को लीगलाइज करेंगे तो लोग ये इसकी कल्टीवेशन करेंगे, तो ये इस तरह से मैट्स वगैरह बनाएंगे, प्रोडक्ट करेंगे, सेल करेंगे, तो इससे जो है लोगों को जो है एक जॉब भी मिलेगी और जो अपनी लिवलीहुड को वो इम्प्रूव कर सकेंगे। तो नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है ये न्यूज में क्यों रहा? और न्यूज में इसलिए था कि जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला जी, तो उन्होंने हाल ही में विजिट करा, तो इसलिए वो न्यूज पे आ गया। तो अब हम जानेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है इसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या हिस्ट्री है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है इसका जो पुराना नाम था, सबसे पहले इसका जो पुराना नाम था वो था वाइसरायगढ़ लॉज। वाइसरायगढ़ लॉज जो इसका नाम था, तो स्टार्टिंग में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है इसको एज वाइसराय हाउस जो है हमने वाइसराय हाउस जो है फॉर्म किया गया था। इसको कब जो है इसकी क्रिएशन कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? तो 1880 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1880 से लेकर 1888 तक इसकी कंस्ट्रक्शन चली और 1888 में ये पूरा कंप्लीट बनके तैयार हुआ। और जब ये कंप्लीट बनके तैयार हुआ तो उस टाइम जो वाइसराय थे तो वो थे लॉर्ड डफरिन, और ये एज अ हाउस फॉर वाइसराय रेजिडेंस के तौर पे हमने इसको स्टार्टिंग में ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी या वाइसरायगढ़ लॉज है, वो वाइसरायगढ़ लॉज से जो वो उसको राष्ट्रपति निवास शिफ्ट कर दिया गया। 1947 से लेकर 1965 तक ये राष्ट्रपति निवास रहा और 1965 में फिर जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, तो उन्होंने इसको फिर जाके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को डोनेट कर दिया। और फिर ये जो 1965 के बाद है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर थे। तो जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन इस टाइम इसके वाइसराय थे, तो इसको जो है एज अ वाइसराय रेजिडेंस
बनाया गया था। फिर सेकंड में यहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद वाइसराय लॉज को जो है राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति हाउस बनाया गया। और फिर 1965 में इसको ट्रांसफर किया गया और कहाँ किसके पास, किसको दिया गया इसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के पास। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की ये हिस्ट्री है कि पहले ये वाइसराय लॉज था, फिर राष्ट्रपति भवन बना और लास्ट में जाके फिर ये इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। तो जो भी करंट में इसका स्टेटस है वो एज अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। और यहाँ पे जो शिमला कॉन्फ्रेंस है जो जून से 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक जो है शिमला कॉन्फ्रेंस भी वाइसराय लॉज में हुई। ये भी आपका एक हिस्ट्री से एग्जाम के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये भी आपको याद रखना है कि जो शिमला एग्रीमेंट है वो कहाँ हुआ, तो वो आपका जो है वाइसराय लॉज में हुआ। और कब हुआ शिमला एग्रीमेंट, तो वो आपका 25 जून या 24 जून से लेकर जुलाई 1945 तक हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस में, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किस किस के बीच में हुई, तो उस टाइम जो हमारे जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड वेबल और जो 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके बीच में। और इसमें जो मैक्सिमम इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट एक्सेप्ट किसी एक पर्सन ने जो है शिमला कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं करा, तो शामिल नहीं हुए शिमला कॉन्फ्रेंस में, तो वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी शिमला में थे बट स्टिल उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट इज माई सीएम। नेक्स्ट इज माई सीएम माई प्राइड इनिशिएटिव। तो ये जो माई सीएम माई प्राइड इनिशिएटिव है, इसमें ये है कि जो भी स्टेट के सिटीजन हैं अगर उनको जो सीएम के साथ फोटो क्लिक करेंगे तो इसमें क्या फैसिलिटी है माई सीएम माई प्राइड इनिशिएटिव में कि क्यूआर कोड होगा, वो आपको स्कैन करना है और फिर आपने जो सीएम के साथ फोटो लिया होगा वो आपका डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में आपको मिल जाएगा। तो सीएम के साथ जो फोटो क्लिक की है वो सिटीजन को मिल जाए, तो उसी टाइम वो फोटो उनको मिल जाए, तो वो कहाँ से वो डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है वो माई सीएम माई प्राइड इनिशिएटिव इसलिए है। नेक्स्ट टॉपिक इज कुल्लू's पेंटर वर्क डिस्प्लेड इन न्यूयॉर्क। तो कुल्लू के एक पेंटर हैं, उनका नाम है दीप धनंजय। जो दीप धनंजय हैं उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया एक 4-डे इंटरनेशनल क्लियो आर्ट फेयर। 4-डे इंटरनेशनल क्लियो आर्ट फेयर हुआ न्यूयॉर्क में, तो उसमें जो दीप धनंजय की जो पेंटिंग्स हैं वो डिस्प्ले की गई। और इन्होंने जो है क्या वहाँ पे क्या जो पेंटिंग्स में क्या इनकी थीम्स थी या क्या क्या इनकी पेंटिंग्स में बताया, तो इन्होंने हिमाचल के कल्चर के बारे में या आपके कुल्लू के कल्चर के बारे में बताया, और उसके बाद कुल्लू के कल्चर के बारे में बताया, ब्यूटी और कॉस्ट्यूम, जो कुल्लू की ब्यूटी है उसके बारे में बताया, जो कुल्लू की कॉस्ट्यूम्स है उसके बारे में बताया, और उसके बाद जो मोनाल का फेदर है उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करा था। बंजार का एक मास्क फेस्टिवल होता है, काफी फेमस मास्क फेस्टिवल है, उसके बारे में इन्होंने बताया उसमें अपनी पेंटिंग्स में। कुल्लू दशहरा और स्नो लेपर्ड के बारे में, और जो कुल्लू शॉल है या कुल्लू पट्टू है उसके डिजाइन के बारे में भी, ये सब चीजें जो हैं आपको इनकी पेंटिंग्स में उन्होंने डिस्प्ले करी न्यूयॉर्क में। और जो फेयर था उस फेयर का नाम था इंटरनेशनल क्लियो आर्ट फेयर, और इसमें जो कुल्लू के जो पेंटर थे उनका नाम है दीप धनंजय।
नेक्स्ट यहाँ पे जो धनंजय हैं, इनको राष्ट्रीय युवा कला रत्न अवार्ड भी मिल चुका है और क्षितिज अलंकार अवार्ड भी मिल चुका है। राष्ट्रीय युवा कला रत्न अवार्ड एंड दैट इज द क्षितिज अलंकार अवार्ड। नेक्स्ट इज बेंटनी कास्टल। जो बेंटनी कास्टल है ये न्यूज पे क्यों था? तो जो बेंटनी कास्टल है, यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ने एक लाइट एंड साउंड शो जो है ऑर्गेनाइज करा था। और इस लाइट एंड साउंड शो में जो है इन्होंने जो हिमाचल की जो हेरिटेज कल्चर है और इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया। तो इसलिए न्यूज में था बेंटनी कास्टल। किसने यहाँ पे लाइट एंड शो ऑर्गेनाइज किया था? बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट यहाँ पे जो इसकी हिस्ट्री क्या है, तो जो बेंटनी कास्टल था वो क्या था? समर रॉयल रेजिडेंस। ये आपको याद रखना है कि बेंटनी कास्टल क्या था आपका? समर रॉयल रेजिडेंस। किसका था समर रॉयल रेजिडेंस? महाराजा ऑफ सिरमौर का समर रॉयल रेजिडेंस था। और इसको किसने डिजाइन किया था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको डिजाइन किया गया था बाय टेक कूपर। और इसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी तो हुई थी 1880 में। 1880 में जो है वायसराय लॉज या राष्ट्रपति भवन या आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुई थी। साथ ही साथ आपका बेंटनी कास्टल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन भी कब शुरू हुई थी? 1888 में। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था बाय डिजाइन्ड बाय टेक कूपर। ये इंपॉर्टेंट रखना है। और यहाँ पे जो ये किसके समर रॉयल रेजिडेंस था? तो ये महाराजा ऑफ सिरमौर का समर रॉयल रेजिडेंस था। और यहाँ पे जो ये कवर कितना एरिया कवर करता है? तो ये 20,000 स्क्वायर मीटर एरिया जो है ये कवर करता है बेंटनी कास्टल आपका। और जो बेंटनी कास्टल है ये 1957 से जो है हिमाचल पुलिस का जो ऑफिस की तरह ये काम करता था। बट फिर कुछ टाइम के बाद जो है ये जो इसके लीगल हायर थे उन्होंने फिर वापस इसको ले लिया बेंटनी कास्टल को। और फिर जो 2011 में स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वापस से फिर ऑर्डर करा कि इसके जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर करे इसके कंपल्सरी एक्विजिशन, कि हम जो है इस बेंटनी कास्टल को दोबारा से जो है एचपी गवर्नमेंट को आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा। और फिर इसके जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसको फंडिंग मिली 26 करोड़ रुपीस की। और फिर अभी जो ये हाल ही में जो है बेंटनी कास्टल ये एचपी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो बेंटनी कास्टल है ये किसने डिजाइन किया था और कौन से जो राजा थे उनकी ये समर रॉयल रेजिडेंस था। तो दैट इज महाराजा ऑफ सिरमौर। और ये कब जो है स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कब वापस अपने पास जो है एक्विजिट करा? तो इसको करा 2011 में। नेक्स्ट इज चंबा रुमाल। चंबा रुमाल, तो जो चंबा रुमाल है, चंबा रुमाल से रिलेटेड आपके जो इसमें अभी ये हाल ही में न्यूज में क्यों था? तो चंबा रुमाल ये हाल ही में न्यूज में इसलिए था कि जो चंबा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डिसाइड करा कि वो जो निफ्ट कांगड़ा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा है, उनकी हेल्प लेंगे चंबा रुमाल और अदर प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने में। चंबा रुमाल और जो भी और प्रोडक्ट्स होंगे उनको डिजाइन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जो चंबा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसकी हेल्प ले रही है? निफ्ट, जो निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये आपका जाके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो उसकी हेल्प लेंगे। और इससे क्या होगा? इस स्टेप से इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और एक्स्ट्रा लिवलीहुड सोर्सेज भी जो है वो जनरेट होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी और जो यूथ्स के लिए भी, जो इससे बेनिफिट होगा चंबा रुमाल की जो डिजाइनिंग डिसाइड हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है चंबा रुमाल का क्या काम है? तो चंबा रुमाल की हिस्ट्री क्या है? तो जो चंबा रुमाल है इसमें क्या होता है, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी नेचुरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से जो है मार्केट में काफी डिमांड है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और जो नेचुरल फार्मिंग से सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ जो नेचुरल फार्मिंग से जो है एनवायरमेंट हेल्थ भी
वो इम्प्रूव करेगी। और नेचुरल फार्मिंग से क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो भी काफी कम होगा। तो इसलिए ये जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना स्कीम है, तो ये इन सब इनिशिएटिव के लिए कि हमें सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज करनी है, एनवायरमेंट हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करना है, और साथ ही साथ जो ये इससे हम जो खुद की हेल्थ में भी इसके हमारे काफी बेनिफिट है। तो ये था नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। तो इसमें अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में 9.61 लाख जो है फार्मर्स को जो इसमें अभी इससे लिंक्ड हो चुके हैं, और जो हिमाचल की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसका टारगेट है कि वो जो है 30,000 एकड़ लैंड को जो है इस फाइनेंशियल ईयर में इस जो नेचुरल फार्मिंग के अंडर ले आए। अभी तक जो हमारे पास जो टोटल एरिया नेचुरल फार्मिंग के अंडर है तो वो एरिया है 50,000 एकड़, और अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर है तो इसमें हमें जो करंट फाइनेंशियल ईयर में कितने एरिया को जो नेचुरल फार्मिंग के अंडर लाना है 30,000 एकड़, और अभी तक टोटल एरिया कितना है हमारे पास 50,000 एकड़। Next is Center on Flora Fauna at Himalayan National Park, that is Great Himalayan National Park, और ये Great Himalayan National Park आपका है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो एक इंटरप्रिटेशन सेंटर फॉर्म हुआ है, सेटअप हुआ है। ये जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है ये सेटअप हुआ है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सेंच वैली या सेंच रोपा में, और ये आपका सेंच है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में, फ्लोरा एंड फौना जो आपकी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में पाई जाती है, उन फ्लोरा एंड फौना के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही साथ जो ये फोकस करेगा मेडिसिनल प्लांट्स या ऑर्चिड्स पे, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड और ब्यूटीफुल लोकेशंस है उन पे भी इसका फोकस होगा। तो इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी कि आप जो है इसमें फ्लोरल फौना पे भी फोकस कर रहे हो, साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी, साथ ही साथ बर्ड्स भी, और साथ ही साथ जो ब्यूटीफुल लोकेशंस है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी इंटरप्रिटेशन सेंटर में। तो आपको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है ये कहाँ पे सेटअप हो रहा है, सैंजरोपा। सैंजरोपा कहाँ है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है उसके अंदर जो भी फ्लोरा फौना है और जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो भी सुंदर सी लोकेशंस है, उससे रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको इंटरप्रिटेशन सेंटर में मिलेगी। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी स्टेट के 4 सिंबल्स हैं, जो हमारा स्टेट बर्ड है, स्टेट ट्री है और स्टेट एनिमल है, और साथ ही साथ जो हमारा स्टेट फ्लावर है, स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपन, स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड, और स्टेट फ्लावर पिंक रोडोडेंड्रन, और नेगेट किया। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ये ऊहल रिवर के ऊपर है। और जो आपकी ऊहल रिवर है, ऊहल रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपकी है ब्यास की ट्रिब्यूटरी। और ये जो यहाँ पे मार्च 2024 में जो है इसका लीज पीरियड पंजाब गवर्नमेंट का जो है इस पे कंट्रोल है शानन पे, वो खत्म हो जाएगा और फिर ये एचपी गवर्नमेंट के अंडर आएगा। और यहाँ पे जो इसको कमीशन कब हुआ था, ये शानन पावर हाउस, तो ये कमीशन हुआ था 1932 में। ये आपको याद रखना है कि इसको कब कमीशन किया गया था, 1932 में। और जो ब्रिटिश इंजीनियर थे कर्नल वीसी बेटी, ये याद रखना है। और उन्होंने कोलैबोरेशन करा था, किसके साथ किया था, जो रूलर थे जोगिंदर नगर रीजन के राजा करण सिंह, उनके साथ मिलके इसको डिजाइन और क्रिएट किया था। और अभी जो ये करंटली है किसके अंडर कंट्रोल ऑफ पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और इसका जो जितना भी रेवेन्यू है वो पंजाब गवर्नमेंट को जाता है। और अब जो है ये 2024 में इसे जो है हिमाचल गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा वापस।
और इसमें जो पानी है वो कौन सी रिवर का है? ऊहल रिवर। और जो ऊहल रिवर है वो आपकी जो है कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ऊहल है आपकी ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी। और यहाँ पे जब इसके कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो इसके जो मटेरियल को लेकर काफी मटेरियल किस तरह से यहाँ पे ऊपर हिल टॉप पे पहुंचाए, तो काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उसके लिए जो है फिर ब्रिटिशर्स ने जो है एक रेलवे लाइन फॉर्म क्रिएट करी थी। तो वो रेलवे लाइन कब कौन सी रेलवे लाइन क्रिएट की गई थी? तो वो रेलवे लाइन थी पठानकोट टू जोगिंदरनगर। जो शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मटेरियल पहुंचाना था और इसको जिस पावर प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी जो है क्रिएट करें, तो उसके लिए इसमें कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उसके लिए ये कनेक्टिविटी वाला जो मेन रोल था, तो इसके लिए फिर एक रेलवे लाइन जो बनाई गई पठानकोट से जोगिंदरनगर, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे नियर बाय कौन सी वैली आती है? ये वाटर रिजर्वायर जो है यहाँ पे ये बरोट वैली में। बरोट वैली कहाँ है आपकी? बरोट वैली भी आपकी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो जो यहाँ पे एक वाटर रिजर्वायर है शानन प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आपका बरोट वैली में बनाया गया। और जो बरोट वैली है उसको बोलते हैं आपकी कप शेप्ड वैली भी। जो कप शेप्ड वैली है वो कौन है आपकी? तो वो है आपकी बरोट वैली। तो इसी के साथ हमारे आज के इस वीक की जो करंट अफेयर्स हैं वो खत्म होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।